जय हिंद। हमने देखा था नेशनल इनकम। अब हम पढ़ने वाले हैं भारत में नियोजन। लेकिन भारत में नियोजन जो हम पढ़ने वाले हैं ये तभी समझ में आएगा जब हम पहले हिस्ट्री में जाके ये देखने की कोशिश करेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था का उद्भव कैसे हुआ। हम ये देखेंगे कि भारत की इकोनॉमिक जो प्लानिंग थी आज़ादी के बाद वो कैसी रही और किस आधार पे हम लोग आगे बढ़े, क्योंकि तभी तो समझ में आएगा कि हम जो 5 ईयर प्लान लेके आए तो उसमें क्या क्या हम हर बार बढ़ाना चाहें। तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए, भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत में स्वतंत्रता के बाद बहुत सारी समस्याएं आई। पहली समस्या शरणार्थियों की हो गई। पाकिस्तान और इंडिया बटा था, दुनिया भर के शरणार्थी हमारे यहाँ आ गए। उसके बाद नए नए राज्य बनने वाले थे, तो नए नए राज्य बनने वाले थे तो सब लोग आंदोलन कर रहे थे कि हमें भाषा के आधार पे चाहिए राज्य या फिर एरिया के आधार पे। दुनिया भर की समस्याएं थी। उसके बाद राजवाड़े भी छोटे छोटे थे जो अभी अभी भारत में मिले थे, छोटे छोटे राज्य। ये भी कब अलग हो जाते पता नहीं। विविधताओं में एकता का देश था। दुनिया भर की समस्याएं थी। पैसे भी हमारे पास कम ही थे। ये सब समस्याएं कम थी कि एक और समस्या आ गई। सोचिए, एक और समस्या क्या आ गई कि भारत की अर्थव्यवस्था किस ओर हो, प्रधान चालक कौन हो भारत की अर्थव्यवस्था का। कहने का मतलब है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो आगे बढ़ेगी आज़ादी के बाद, क्योंकि शासन का अधिकार तो हमारे हाथों में आ गया था, तो आज़ादी के बाद जो भारत की अर्थव्यवस्था को हम आगे बढ़ाएंगे ये भारत का भविष्य तय करती। और सबसे बड़ी समस्या ये थी, सबसे बड़ा सवाल ये था हमारे पास कि हम जो अर्थव्यवस्था को जिस पटरी पे ले चलेंगे वो पटरी कौन सी होनी चाहिए, वो रास्ता कौन सा होना चाहिए जिस रास्ते से हम अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, प्रधान चालक कृषि होनी चाहिए, या प्रधान चालक उद्योग होना चाहिए। तो पहले सोचते हैं उद्योग के बारे में। क्या था उस टाइम का सिनेरियो उद्योग को लेके, इंडस्ट्री के प्रति। देखिए, कभी उद्योग लगता है ना कहीं, तो सबसे पहले उसके लिए चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बिजली होनी चाहिए, सड़क होनी चाहिए, पानी होनी चाहिए, सब कुछ होने चाहिए। सस्ते लेबर होने चाहिए, स्किल्ड लेबर होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए। इन सब के बावजूद कि जनता में कोई भी सामान अगर बन रहा है तो उसको खरीदने की क्षमता होनी चाहिए। किसके हाथ में कितने खरीदने की क्षमता है, ठीक है। तो क्या है कि परचेजिंग पावर पे ये डिपेंड करता है कि कितना माल बनेगा, क्योंकि कोई भी कंपनी आएगी तो ये देखेगी कि हम बना तो लेंगे लेकिन वो बिकेगा कि नहीं बिकेगा। सबसे बड़ी समस्या ये थी। और उस टाइम हमारा देश गरीब था। अब गरीब था तो पहले पेट का देखेंगे या आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लग्जरी चीज़ें लेंगे, या लग्जरी क्या कोई भी चीज़ें लेंगे। उतना ही लोग खरीदते थे जितने में उनकी आवश्यकताएं पूर्ति हो जाए। तो सरकार के पास ये समस्या थी। देखते हैं यहाँ भारतीय अर्थव्यवस्था का उद्भव, यही हम देखने वाले हैं। तो प्राथमिक चालक बल क्या होने वाला है इस पे हम चर्चा करेंगे। तो इसमें क्या है, कृषि या उद्योग, कृषि बनाम उद्योग। तो कृषि के लिए सब कुछ था लेकिन उद्योग के लिए बहुत सारी समस्याएं थीं जिससे उद्योग को नहीं चुना जाना चाहिए था। देखते हैं, लेकिन फिर भी उद्योग को हमने चुना। अब यह निर्णय अतार्किक था, यह गलत निर्णय था, तर्क नहीं था। इसके पीछे कह सकते हैं, गलत नहीं कह सकते, तर्क नहीं था। इसको हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते अपने स्टेटमेंट्स से कि ये सही था। तो देखते हैं क्या था, लेकिन बाद में हम सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे कि ये सही था। अभी देखते हैं आधारभूत संरचनाओं की अनुपस्थिति। मैंने बता दिया, आधारभूत उद्योग जिसमें कच्चा तेल आता है, बिजली आती है। जैसे हमारे 8 कोर उद्योग हैं, सीमेंट हो गई, बिजली हो गई, कच्चा तेल हो गई, ये जितने भी हैं आधारभूत उद्योगों की भी तो कमी थी। आयरन स्टील हो गया, सब तो कम थे, उतने ही थे जितने में मतलब काम भी नहीं हो सकता, उतना भी नहीं था उस टाइम। निवेश योग्य पूंजी की कमी, ना सरकार के पास पूंजी थी ना प्राइवेट सेक्टर्स के पास। अब क्या करते भाई, कुशल मानव श्रम की कमी, मानव संसाधन की कमी। कुशल मानव श्रम तो थे नहीं ज़्यादातर लोग उस टाइम। हमारी शिक्षा का स्तर देखिए आप कैसा था। तो ना लोग शिक्षित थे ना कुशल मानव श्रम था। आज भी वैसा ही है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इसी के लिए तो चला रहे हैं हम। उद्यमशीलता की कमी, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं थी उस टाइम। लोग नई नई फैक्ट्री नहीं खोल सकते थे, नए नए बिजनेस नहीं शुरू कर सकते थे। आज के टाइम में हम देखें तो हमें जान के ये खुशी होगी कि भारत आज के टाइम दुनिया में तीसरे नंबर पे है जो सबसे अधिक क्या प्रोड्यूस करता है, यूनिकॉर्न प्रोड्यूस करता है। यूनिकॉर्न उस कंपनी को बोलते हैं जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन हो जाए। तो हम कोरोना काल में लगभग 6 यूनिकॉर्न प्रोड्यूस किए फर्स्ट कोविड में। तो दुनिया की तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न प्रोड्यूस करने वाले में देश हैं, गर्व होना चाहिए हमें। तो उस टाइम ये नहीं था, उस टाइम लोग उद्यमशीलता नहीं सोचते थे। हालांकि अधिकतर यूनिकॉर्न पावर में आ रहे हैं और टेक्नोलॉजी में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आ तो रहे हैं ना। तो बाजार की अनुपस्थिति थी, बाजार भी नहीं था, लोगों की क्रय शक्ति क्षमता कम थी। उसके बाद
अन्य सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारण एक्चुअली क्या था कि कई सारे लोग सोचते थे ना कि फैक्ट्री आएगी ना तो फिर से समाज पे कब्जा कर लेगी, प्राइवेट सेक्टर आएंगे ना, तो आज जैसे हम लोग डरते हैं प्राइवेट सेक्टर से, उस टाइम भी यही था कुछ। अब तार्किक निर्णय, अब पहले ये देख लेते हैं, कृषि को अपनाने का, कृषिगत अर्थव्यवस्था को अपनाने का एक निर्णय तार्किक हो सकता था, इसके क्या कारण है? ये तो जो हम उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था अपनाएं, इसके लिए तार्किक निर्णय नहीं था, अतार्किक निर्णय था। और यहाँ कृषि को अपनाने का निर्णय तार्किक था। क्या क्या कारण थे जिसकी वजह से कृषि एक तार्किक निर्णय हो सकता था? देखते हैं। उर्वर भूमि के रूप में प्राकृतिक संसाधन हमारे पास थे, हमारी ज़मीन काफ़ी उर्वर थी, कोई दिक्कत नहीं था, आराम से हम लोग कृषिगत अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ते और आगे बढ़ के एक अच्छे खासे इकोनॉमी के रास्ते पे अग्रसर हो सकते थे। उच्च कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं थी, कोई उच्च कौशल नहीं चाहिए कृषि में। फिर भी एक बात होती है, उस टाइम प्रधानमंत्री थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। अब देखिए उसमें क्या था कि वो दुनिया के उस टाइम के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे, तो इतने कम दूरदर्शी तो रहे नहीं होंगे कि वो कृषि को छोड़ के उद्योग को चुने। आखिर कुछ तो कारण होगा, चाहे आज के प्रधानमंत्री हो चाहे उस टाइम के प्रधानमंत्री हो, सभी अपने देश के लिए अच्छा ही चाहेंगे। आज भी जैसे कानून कोई आ जाता है, जैसे हम लोग बहुत हल्ला करते हैं आईटी एक्ट पे, आईटी एक्ट आया, काफ़ी लोग हल्ला किया कि ये तो गड़बड़ है, ये है वो है, दुनिया भर का। आज देखिए पाकिस्तान समर्थित, आईएसआई समर्थित 20 यूट्यूब चैनल को हम लोग बंद कर दिए, 3 वेबसाइट को बंद कर दिए। क्यों? क्योंकि हमारी वो अखंडता को खतरा था, लोगों को भड़का रही थी, हम ही से पैसा कमा रही थी, हम ही को भड़का रही थी। तो आज भी हम निर्णय लेते हैं तो काफ़ी हद तक हम सही निर्णय लेते हैं। कई बार हो जाता है कि गलतियां हो जाती हैं, उस टाइम भी निर्णय लिए थे तो सही लिए थे, ऐसा नहीं है कि उस टाइम की सरकार गड़बड़ थी, उस टाइम भी सही निर्णय ली थी। अब देखिए क्या सोच के इतनी सारी गलतियां हमने बताई कि उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था को अपनाने में कितनी सारी गलतियां थी, अतार्किक था। लेकिन अब देखिएगा कि कितना ये तार्किक था उस टाइम के विजन से। देखिए तार्किक निर्णय के पीछे तर्क क्या था कि ये सही निर्णय था। अर्थव्यवस्था का औद्योगिकरण कृषि का आधुनिकीकरण होता। देखिए जब हम अर्थव्यवस्था का औद्योगिकरण कर रहे हैं ना, बहुत सारी फैक्ट्रियां लगा रहे हैं ना, तो कृषि का भी आधुनिकीकरण होता। परंपरागत कृषि को छोड़ के हम मशीनरी पे शिफ्ट हो जाते। कहने का मतलब है कि हल और बैल से कितने दिन तक हम जुताई करते। लेकिन सोचिए अगर ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी है, या फिर आधुनिक हल बनाने वाली कंपनी है, या फिर मशीन से सिंचाई करने वाली कंपनी है, तो कितना अच्छा औद्योगिकरण हो जाएगा हमारे कृषि का, बोलिए। तो क्या सिर्फ हम ये आधुनिकीकरण कर रहे थे तो क्या हम अर्थव्यवस्था का कर रहे थे? नहीं, हम कृषि का भी साथ साथ कर रहे थे। तो ये कहना गलत होगा कि कृषि तो पीछे छूट गई, नहीं छूटी थी ना। उस टाइम विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये बता चुका था कि तीव्रतर वृद्धि तीव्रतर विकास का जनक है। तीव्रतर वृद्धि जो होगी ना, वो आगे चल के तीव्रतर विकास में बदल जाएगी। अब वृद्धि और विकास होता क्या है? देखिए वृद्धि एक होता है परिमाणात्मक, मतलब परिमाण बढ़ेगा उसका, और क्वांटिटी बढ़ेगी। कहने का मतलब है जीडीपी लगातार बढ़ रहा है, पैसा सबके पास आ रहा है, देश के पास पैसा आ रहा है, लेकिन उस पैसे का वितरण सबके पास सही से हो रहा है क्या? गरीबों के पास पैसा जा रहा है क्या? या फिर एक ऐसा वर्ग का उद्भव हो रहा है जो काफ़ी पूंजीपति है, और एक ऐसा वर्ग का भी उद्भव हो रहा है जो काफ़ी गरीब है, 2 वक्त के लिए खाना नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है? कहने का मतलब ये हुआ। तो विकास उसको कहते हैं कि ऊपर की पूंजी छन छन के नीचे तक पहुंचती है, ऊपर की सब चीज़ सारी व्यवस्था नीचे तक पहुंचती है, उसको बोलते हैं विकास। जब सारे नेता आपके पास वोट मांगने आते हैं तो विकास की बातें करते हैं। विकास इसी को बोलते हैं कि सबके पास संसाधनों का वितरण हो, पैसा जो हो गया, संसाधन हो गए, पूंजी हो गई, सबके पास वितरण हो। ऐसा न रहे कि किसी एक के हाथ में संग्रहित हो जाए सारी चीज़ें, ऐसा ना होना चाहिए। अगर एक के हाथ में संग्रहित हो रही है और मान लीजिए किसी देश का जीडीपी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, उसके पास बहुत पैसे आ रहे हैं, लेकिन साथ साथ उसमें गरीबी भी बढ़ रही है, इसका मतलब समान वितरण नहीं हो रहा है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुण होते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था कहती है कि हम समान वितरण करा रहे हैं, कौन कितना करा रहा है ये तो देखने की बात है, लेकिन बोलते हैं सब। पूंजीवादी लोग ये बोलते हैं कि हम जो जिस लायक है उतना कमाए, तो पैसे वाला तो पैसा खूब कमाता है, आगे बढ़ जाता है, लेकिन गरीब वाला भी तो उतना ही गरीब होते जाएगा ना। खैर वो सब उनके कहने की बातें हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी काफ़ी हद तक गरीबी से लोगों को निकाली है, ये हम देखे हैं पहले से। तो ये सब मतलब समझने की बातें हैं। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये बता दी कि तीव्रतर वृद्धि तीव्रतर विकास का जनक है। आगे चल के आपके पास, कहने का मतलब है कि आपके पास बहुत ज़्यादा जब पैसा हो जाएगा ना, जब जीडीपी ग्रोथ हो जाएगी ना, जब सरकार के पास रेवेन्यू आ जाएंगे ना, जब बहुत सारी फैक्ट्रियाँ बन जाएंगी ना, तो सरकार क्या करेगी उन पैसों का?
इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलप करेगी, सामाजिक सुरक्षा के दुनिया भर के स्कीम चलाएगी, जो गरीबी में पीछे छूट गए हैं उनको बाहर लेके आएगी। आज भी देख रहे हैं पीएम आवास योजना, दुनिया भर की कोई भी योजना देख रहे हैं, गरीबों के लिए हम घर बना रहे हैं, गरीबों के लिए पानी का इंतजाम कर रहे हैं, गरीबों को पेंशन दे रहे हैं। ये तो हम कर ही रहे हैं ना सामाजिक सुरक्षा के नाम पे। तो करती है सरकार। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी खराब नहीं है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी से जो रेवेन्यू आए वो गरीबों तक पहुंचना चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध ने सामरिक शक्ति की श्रेष्ठता को सिद्ध कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में जो सामरिक रूप से सबसे स्ट्रांग था वही आगे निकल के आया, वही मजबूत खड़ा हुआ, उसी का देश सुरक्षित था, कहने का मतलब यह है। तो अगर सामरिक श्रेष्ठता पानी है तो उद्योग लगाने पड़ेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां लगानी पड़ेगी, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जैसी कंपनियां लगानी पड़ेगी जो हमारे लिए जहाज और दुनिया भर के गोला बारूद बना सके, ताकि हम सुरक्षित रहें। जब हम सुरक्षित रहेंगे तो हमारे देश में शांति रहेगी, और जब शांति रहेगी तो वो देश डेवलप करेगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त कृषि की आवश्यकता थी उस टाइम। देखिए यहाँ पे हम बात की है जिस कृषि की ना, वो पारंपरिक कृषि है, उसमें हल और बैल से खेती होती, लेकिन यहाँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से खेती होती। कई सारी ऐसी फसल है, उसमें कई सारी ऐसी बीज हैं जो आज के टाइम में सूखा को सहन कर सकती है। वैसे ही कोई और फसल होगा जो पानी को सहन कर सकता है। तो पारंपरिक दृष्टिकोण से हम लोग निकल के वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे शिफ्ट हो गए। समझ में आया? वही यहाँ पे अगर आधुनिकीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं तो यहाँ कृषि में वैज्ञानिक तरीका भी तो अपना रहे हैं साथ साथ। ये हम कहाँ भूल रहे थे। अगली बात, भारत की स्वतंत्रता मिलने तक औद्योगिकरण की ताकत का अनुभव पूरी दुनिया कर चुकी थी पहले से ही, कि औद्योगिकरण जिस देश में सबसे अधिक हुआ वही देश मजबूती के साथ खड़ा रहा। हालांकि उस टाइम गांधी जी ये सोच रहे थे, उससे पहले तो उनका निधन हो चुका था, लेकिन उससे पहले गांधी जी हमेशा यही सोचते रहे कि गांव का विकास होना चाहिए, औद्योगिकरण पे शिफ्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी सरकार बनने के बाद सरकार ने ये निर्णय लिया कि औद्योगिकरण को आगे बढ़ाया जाए। इसके पीछे ये तर्क थे। उम्मीद है बहुत सारी चीज़ें इस पर क्लियर हुई होंगी। अब 2002 में भारत सरकार ने फिर से ये घोषणा कर दी कि अब से कृषि ही उद्योग की जगह अर्थव्यवस्था का प्रधान चालक होगा। 2002 में घोषित कर दी भारत सरकार ने, तो एक स्टार बना दिया। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाएगा तो कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात होती है कि देखिए भाई, प्राइमरी सेक्टर नीचे चलता गया जब से देश आज़ाद होगा, सर्विस सेक्टर आगे बढ़ गया, पहले ही बता चुका हूँ। तो जो कृषि है हमारे देश में लगातार पिछड़ती गई, इसका कुछ तो कारण रहा होगा ना। अभी तक हम पिछले 70-80 सालों में, 70-75 सालों में कृषि का डेवलपमेंट नहीं कर पाए, उसके पीछे कुछ तो कारण रहा होगा। देखते हैं उन सब कारणों को। कृषि में आवश्यक सुधारों में क्या क्या बाधाएं हैं इसको हम देखेंगे। तो पहला तो ये है, ये लाइन से है, राष्ट्रीय कृषि बाजार की आवश्यकता। एक बड़े लेवल पर राष्ट्रीय कृषि बाजार की आवश्यकता है। अभी तो 3 बिल वापस हो गए, क्या राष्ट्रीय कृषि बाजार आएगा? देखिए, काफ़ी सारे लोगों को उस बिल की ज़रूरत होगी, मानते हैं। सरकार अगर बैठी है कुछ करने के लिए बैठी है, काफ़ी सारे लोगों को उस बिल की ज़रूरत होगी, लेकिन काफ़ी सारी लोगों, तभी तो सरकार लाई है ना, काफ़ी सारे लोगों को बिल की ज़रूरत थी तभी सरकार लाई है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को उससे प्रॉब्लम हो रही थी तभी तो लोग धरने पे बैठे थे। तो इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए? पूरी बिल को वापस ले लें क्या? या फिर जो लोग धरने पे बैठे हैं वो कह रहे हैं पूरी बिल को हटाइए, ऐसा सही था क्या? हालांकि वापस हो गया, लेकिन ऐसा सही था क्या? एक बीच का रास्ता होता है जिससे जिनको प्रॉब्लम है उनकी प्रॉब्लम भी दूर हो जाए, और जो अच्छी चीज़ें हैं उस बिल में उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया जाए। क्या दिक्कत है? ये रास्ता सही होता है एक देश को चलाने के लिए। हो सकता है कि कृषि बिल वापस आने से बहुत सारे जो लोग थे उनका जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया होगा, लेकिन भविष्य में कृषि तो पिछड़ेगा ही काफ़ी दिनों तक। ये भी सच्चाई है। देश की अर्थव्यवस्था जो कृषि को बढ़ा सकती थी वो काफ़ी दिन तक पीछे होगी, क्योंकि पूरा का पूरा बिल वापस नहीं होना चाहिए था। उसमें से जिसको जो प्रॉब्लम है वहाँ बैठ के एक टेबल पे वापस कराना चाहिए था। लेकिन खैर, अब जो हुआ सो हो गया। लेकिन हमें पढ़ने की ज़रूरत है, इसलिए थोड़ा सा समझा रहे हैं ताकि ये खुल जाए। कृषि में संगठित क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा नहीं। क्या है भाई? संगठित क्षेत्र जो हैं, जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां कृषि में निवेश नहीं करना चाहती। क्यों नहीं करना चाहती? क्योंकि कोई पारदर्शी कानून भी नहीं है भूमि अधिग्रहण का, ये समस्या है। तो सरकार ने एक स्टेप आगे बढ़ा था। हालांकि अगर किसी को समस्या थी तो उसको भी देखना चाहिए था, और बीच बीच का रास्ता दोनों पक्षों को लेना चाहिए था, लेकिन नहीं लिया गया, पूरी तरह से वापस कर दिया गया। अब जो हो गया सो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। श्रम सुधारों का अभाव।
हालांकि इसके लिए सरकार ने कोशिश की है, पिछले साल ही कर दी है श्रम सुधारों के क्षेत्र में। तो ये तो काफ़ी पॉजिटिव स्टेप है। अनुसंधान और विकास में निवेश नहीं हो पा रहा है, मशीनीकरण नहीं हो पा रहा है। हालांकि अब जैसे जैसे स्टार्टअप इंडिया हमारा सक्सेस हो रहा है, वैसे ही कृषि क्षेत्र में भी नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता अब कि पूरी तरह से ये रुक गई है। यहाँ भी अब मशीनीकरण आ रहा है, नए नए आ रहे हैं मशीन। आप देख रहे होंगे छोटी छोटी मशीन आ रही हैं जो कृषि में काम हो रही हैं, पहले कहाँ थी। यही स्टार्टअप्स नए नए तो आ रहे हैं। देखिए उसके बाद क्या है, अनुसंधान और विकास के लिए उचित वातावरण का अभाव, निजी क्षेत्र को बढ़ावा नहीं। वही बात हो गई कि निजी क्षेत्र आएंगे तो अनुसंधान और विकास कराएंगे, नई नई बीज बनेगी, नई नई फसल, नई नई मशीन बनेंगे जो हर तरीके से काम आ सकें, छोटे मशीन या बड़े मशीन। तो ये इसके लिए उचित वातावरण नहीं है, जिसकी वजह से अनुसंधान और विकास नहीं हो पा रहा है। अब है सप्लाई चेन प्रबंधन में उचित निवेश की आवश्यकता। अब सप्लाई चेन प्रबंधन क्या होता है भाई? तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब है कि जो भी चीज़ें हैं कृषि, मतलब फसल के कटने से लेके फसल बेचने तक, या फसल की बुआई से लेके सीधी बात करें तो फसल बेचने तक, जितनी भी सिस्टम है वो सिस्टमेटिक इन सब प्रॉब्लम्स को टैकल करना चाहिए हमें। ये हम नहीं कर पा रहे हैं। अब उसके बाद कमोडिटी ट्रेडिंग की आवश्यकता है। एक बड़ा बाजार होना चाहिए जहाँ कमोडिटी ट्रेडिंग हो, मतलब कहने का मतलब है कृषि का उचित मूल्य मिल सके लोगों को। इसी का तो सरकार काफ़ी हद तक कोशिश कर रही थी, लेकिन उसमें भी कोई प्रॉब्लम था, तभी तो लोग धरने पे बैठे थे। खैर ये था। अब एक और बात होती है, इन सब बातों के बाद थोड़े से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये तो था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था चलें या उद्योग आधारित। तो भारत सरकार ने उस टाइम निर्णय लिया कि हम औद्योगिक अर्थव्यवस्था की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन औद्योगिक अर्थव्यवस्था में दो चीज़ें होती हैं, सरकारी निवेश से आगे बढ़ेंगे या प्राइवेट निवेश से। तो देखिए प्राइवेट निवेश के लिए कोई उद्योगपति आता है, उद्योगपति उसी देश में आएगा जिस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर तगड़े लेवल के हों, अच्छी हो इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद हाई स्किल लेबर हो, और सबसे ज़्यादा लोगों के अंदर सामान खरीदने की क्षमता हो। ये कोई पूंजीपति देखता है। तो ये सब कुछ था नहीं हमारे पास। तो फिर क्या हुआ, सरकार आगे आई, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा गरीबी था हमारे देश में। तो उस टाइम की सरकार प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में यही सोची कि क्या करते हैं कि हर एक घर के एक व्यक्ति को रोजगार दे देते हैं। कैसे? सरकारी नौकरी देके। सरकारी नौकरी कैसे? पीएसयू का, बहुत सारा पीएसयू जनरेट करते हैं देश में। जब सरकार इन्वेस्ट करेगी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ खोलेगी खुद सरकार, तो उसमें एक लोग, हर घर के एक लोग को नौकरी मिलेगी। और जब हर घर के एक लोग को नौकरी मिलेगी तो वो अपने बच्चों को, अपने घर परिवार को खाना खिला पाएगा, साथ ही पढ़ा पाएगा, और एक ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल में बदल पाएगा। और वो न सिर्फ अपने लिए उत्पादक होगा बल्कि देश और समाज के लिए भी उत्पादक होगा, इकोनॉमी पे बोझ नहीं बनेगा। बहुत अच्छा डिसीजन था, बहुत अच्छी सोच थी। सोचिए कितना अच्छा सोच था। लेकिन हुआ क्या, दुनिया भर की पीएसयू तो खुल गए। हाँ, एक और चीज़ था कि पीएसयू खुलने के बाद जब लोगों को नौकरियां मिलेगी तो इससे जो रेवेन्यू आएगा, जो पैसा आएगा, उसको हम अर्थव्यवस्था में लगाएंगे, फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगाएंगे, और उसके बाद और जो पैसा बचेगा उससे दुनिया भर की सरकारी योजनाएं चलाएंगे, सोशल सिक्योरिटी स्कीम चलाएंगे हम। ये सोचने का तरीका था उस टाइम के सरकार का। वो सोची, कितना अच्छा सोचिए। लेकिन फिर हुआ क्या, जब लोग दुनिया भर के पीएसयू डेवलप हुए और लोग उसमें वर्क किए, तो उनका जो सैलरी था और पेंशन था और उनका जो भविष्य निधि की दुनिया भर की योजनाएं थीं, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, उसी में फ़ायदा चला जाता था। अधिकतर पीएसयू घाटे में चलने लगी, और उस पीएसयू के अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए बजट से अलग पैसा दिया जाने लगा। और ये लगातार ट्रेंड बन गया कि बजट से निकालो पीएसयू को डालो, बजट से निकालो पीएसयू को डालो। कोई ये नहीं पूछ रहा था कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जब घाटे में जा रही है तो उसको कोई बंद क्यों नहीं कर रहा है। धीरे धीरे सरकार को समझ में आने लगा, और बाद में यही हुआ, निजीकरण की तरफ आगे बढ़े। 1991 के टाइम में वाशिंगटन सहमति आ गई, उसी से हम लोग भी निजीकरण के रास्ते पे आगे बढ़े। हालांकि भारत का निजीकरण दबाव में हुआ था उस टाइम, दुनिया भर की पॉलिसी दबाव में भारत ने खोला, प्लान तरीके से आगे नहीं बढ़ी, लेकिन फिर भी हम काफ़ी अच्छा किए उसके बाद। तो ये था आज का लेक्चर। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आगे के लेक्चर में हम देखेंगे आर्थिक नियोजन क्या होता है। ठीक है, जय हिंद।